अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ओपीडी ऑनलाइन और मैं हूं पलवशा महमूद। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और दिन एक नए टॉपिक के साथ हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं और कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हर मुमकिन हद तक जो है आपको सेहत से मुतल्लिक आगाही फराहम कर सकें और साथ साथ प्रोग्राम में लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, कुछ अलामात ऐसी होती हैं जो कि बीमारियों में महसूस होती हैं, अक्सर शिकायत होती है लोगों को, जिनमें बुखार, खांसी, ज़ुकाम और जिस्म में दर्द की शिकायत होती हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बुखार क्या है, फ़ीवर क्या है और क्यों होता है? देखें, बिल्कुल बात यह है कि जब ये टॉपिक हमने सेलेक्ट किया, कल भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, पॉइंट ये था, देखने में आता है कि बज़ाहिर फ़ीवर एक अलामत है जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है। अब ये टॉपिक बज़ाहिर देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे बुखार हर किसी घर में किसी को भी हो सकता है, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में। पॉइंट सिर्फ ये है कि यहाँ पर जब मैंने लास्ट 3-4 महीने से मैं ये प्रोग्राम अब कर रहा हूँ और मैंने कॉल्स जब अटेंड की बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स की, तो पता ये चला कि कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को इल्म में होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए, शायद उनके इल्म में नहीं है। और फ़ीवर वो वाहिद चीज़ है जिसमें काफ़ी हद तक लाइल्मी है और परेशानी भी लाक होती है कि जब बुखार ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या किया जाए, टेम्परेचर देखा कैसे जाए, सही तरीक़ेकार क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि अंदाज़े से बहुत चलते हैं कि जी आपने माथे पे हाथ लगाया, थोड़ा सा बॉडी के ऊपर टच किया, गले के ऊपर आपने कहा हाँ हरारत महसूस हो रही है, और उसी बेसिस के ऊपर अमूमन क्योंकि हर कोई जो है फ़ौरी तौर पे सिर्फ फ़ीवर के सूरत में, चाहे बच्चों में हो या बड़ों में, हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं जाते डेफिनेटली, तो वो ये अपने उनके जहन में होता है कि अच्छा हाँ मेरे अंदाजे के हिसाब से लग रहा है फ़ीवर है, और इस सूरत में वो फिर बुखार उतारने की अद्वियात जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और देखा ये गया है कि जब प्रॉपर्ली चेक किया गया थर्मोमीटर से तो उसमें टेम्परेचर नहीं मिलता मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉपर्ली बुखार को चेक करें, ठीक है, क्योंकि अगर इस चीज़ को आप निगलेक्ट कर देंगे, आप अपने तौर पे ही अंदाजे पे चलेंगे, कुछ चीज़ों के लिए जब हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कह लें आप उसे, कि उसकी मदद से आप चीज़ों को जज कर सकते हैं, एक्यूरेसी पता कर सकते हैं, चाहे जब ब्लड प्रेशर की बात हो या शुगर की। शुगर में हम अंदाज़ा तो नहीं लगाते ना, बिल्कुल। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का भी है कि नहीं मेरे हिसाब से बढ़ गया। अच्छा, ब्लड प्रेशर में भी ये शिकायत है, मैं बहुत सुनने में आती है कि मेरे हिसाब से लो हो गया था या मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हुआ फील हो रहा था। ये सिर्फ सब्जेक्टिव फीलिंग्स के ऊपर जो है ना ही ट्रीटमेंट किया जाता है और ना ही एहतियात बरती जाती है। डिपेंड करता है कि आपको कंफर्म हो कि आया ये चीज़ एस्टैब्लिश हो गई है या नहीं। इसी तरह फ़ीवर का भी यही है कि बच्चों में ख़ास तौर पे बहुत परेशानी लाक होती है कि जी बच्चों में फ़ीवर हो जाता है 102, 103 या 104 बाज़ औक़ात, जो कि हाई ग्रेड है, अच्छा खासा टेम्परेचर है, और उसमें परेशानी होने लगती है कि अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए। अच्छा, फिर मैंने एक चीज़ और देखने में आई कि अमूमन जो दर्द दूर करने के अद्वियात हैं, यानी बल्कि मैं पर्टिकुलरली बात करूँ फ़ीवर कम करने के हवाले से जो मेडिसिन्स हैं, उनका यूज़ जो है वो प्रॉपर नहीं किया जा रहा होता है, जबकि वो ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं और फार्मेसी पे मिल जाती हैं और आप फ़ीवर के लिए बच्चों में भी और बड़ों में भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी डोजिंग सही नहीं होती है। अमूमन मैंने देखा है कि बड़े जो हैं वो एक पैरासीटामोल के ऊपर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जी फ़ीवर उनका सबसाइड हो जाएगा, या बच्चों में बात वो अगर अंडर डोजिंग दे दें ड्रग की, मेडिसिन की, या ज़्यादा दे दें तो भी नुकसान दे। तो इसको इस हवाले से मैं चाहता था कि ये चीज़ जो है हम डिस्कस ज़रूर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब फीवर फील हो तो इसको किस तरह चेक करें? घर में अमूमन बच्चों में ज़्यादा शिकायत इसकी बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि पलवशा भी जो आपका पहला सवाल था कि फ़ीवर होता क्यों है, तो मैं चाहूँगा पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखें, फ़ीवर बेसिकली एक बॉडी का रिस्पॉन्स है, बॉडी का एक समझे एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जो काम करने लगता है। कुदरत ने बॉडी में एक सलाहियत दी है कि जब कभी भी कोई ऐसी चीज़ जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है, जब वो शामिल हो जाएगी या एंटर हो जाएगी, चाहे वो खून में हो, तो ऐसी सूरत में बॉडी रिस्पॉन्स करती है। जैसे हम एलर्जी की बात करते हैं कि जब कोई एलर्जिन जाता है तो हमें छींकें शुरू हो जाती हैं, ये एक बॉडी का रिस्पॉन्स है। कोई गलत चीज़ हो जाए तो हमें खांसी भी होने लगती है, कोई गलत चीज़ इनहेल कर लें। इसी तरीके से जब जरासीम अंदर जाते हैं, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो या कोई और चीज़, तो ऐसी सूरत में बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर रेस करना शुरू करती है। ये प्रोटेक्शन इसलिए होती है कि जब टेम्परेचर, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है, बीएमआर बॉडी का बढ़ना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ता है, तो ऐसी सूरत में बैक्टीरिया हो या वायरस उसकी किलिंग में
हेल्पफुल साबित होता है। सही। तो ये एक वैसे तो अगर कहा जाए एक ऐसी अलामत है कि जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है, लेकिन ये कंट्रोल रेंज में रहे तो ठीक है। अगर ये इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो ऐसी सूरत में फिर इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये एक तो पहली बात तो जो आपका सवाल था कि ये होता क्यों है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि फ़ीवर अगर हो गया है तो ऐसी सूरत पे फ़ीवर को किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। घर में भी अमूमन बाज़त होता है, डिस्कस हो रहा होता है, किसी को मुस्तकिल जो है वो बुखार लग रहा होता है और टेम्परेचर देखा भी जाता है तो 100 मुस्तकिल जा रहा है, या कभी ऐसा होता है कि पूरा एक दिन नहीं हुआ बुखार, उसके दूसरे दिन जो है वो अचानक फिर उसी टाइम पे शुरू हो गया। तो बुखार की एक्चुअली बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा, क्योंकि मेडिकली ये तमाम चीज़ें इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल फॉर्म में समझा सकूं कि देखिए बुखार मुख्तलिफ पैटर्न से आ सकता है। ठीक है, मुस्तकिल भी हो सकता है, जैसे टाइफाइड के अंदर है, बेसलाइन ही टच नहीं करता और रेगुलर रह रहा होता है। कम भी हो जाएगा, मेडिसिन भी अगर आप दे देंगे तो भी 99 पे आता है, उससे नीचे अमूमन नहीं आता टाइफाइड फीवर। तो हमारा जहन एकदम से जाता है कि ये कौन सी टाइप है, ये कंटिन्यूस टाइप है, यानी जिसमें मुस्तकिल तौर पे फीवर है। अगर कोई कॉलर हो तो आप मुझे पलवशा ज़रूर इंटरप्ट कर दीजिएगा। इसी तरीके से फीवर अगर किसी दिन के किसी टाइम के वक्त जो है वो कम हो रहा है और उसके बाद फिर दोबारा बढ़ जाता है, बेसलाइन अगर टच कर रहा है, उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। तो हमें पैटर्न बहुत देखना होता है, फिर ड्यूरेशन देखना होता है कि कितनी देर में हो रहा है, कि 2 घंटे पे बढ़ जाता है या 4 घंटे के ऊपर जो है वो फीवर बढ़ रहा है, या 8 घंटे पे, या पूरे 12 घंटे या 24 घंटे ले रहा है। इससे डिपेंड करता है, इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि क्या वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, एक चीज़। अच्छा, दूसरा ये है कि बाज़त ऐसा होता है कि रिलैप्सिंग फीवर जिसे हम कहते हैं, कि यानी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, 1-2 दिन ठीक रहा, फिर अचानक दोबारा से हो गया। अच्छा, और फीवर के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो जिसके अंदर ऐसा हो कि जी फीवर हुआ, पूरा दिन रहा, उसके बाद ऐसा भी हुआ कि 1-2 दिन नहीं हुआ, फिर दोबारा से हो गया, रिलैप्सिंग फीवर कहलाता है, यानी दोबारा से अकर कर जाए, दोबारा से रिलैप्स हो जाए। मलेरिया में भी ऐसे अमूमन फीवर मिलता है। अच्छा, मलेरिया की जब हम बात करते हैं उसमें जो फीवर होता है उसमें चिल्स भी साथ में मिलते हैं, यानी आपको सर्दी लगेगी, आपको कपकपाहट भी महसूस होगी। तो ये एक कॉमन इसके अंदर फीचर आ जाता है। सही। तो इसको घर में कैसे चेक किया जाए और कैसे पता चलेगा कि ये फीवर मतलब हाई ही है और कितना हाई है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, बात ये कि पहले एक रेंज पता होनी चाहिए कि ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता कितना है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अच्छा, कुछ जगहों पे ना जहाँ पे डिजिटल थर्मोमीटर्स लोग यूज़ करते हैं तो या तो उसको आप चेंज कर लें, क्योंकि हम लोग आदि हैं शुरू से हम फ़ारेनहाइट पे बात करते हैं कि 100 हो गया, 99 हो गया, 102 हो गया। लेकिन अगर कोई डिजिटल थर्मोमीटर्स फॉर एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जब सेंटीग्रेड आता है तो परेशानी लाख हो जाती है कि ये क्या चीज़ आ रही है, या 38 डिग्री आ गया। तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि आपको फीवर हो रहा है, 100.4 पे चला गया। एक बात ध्यान में रख लें कि जो इसकी रेंज है वो 98.4 से लेके 98.6 तक। ठीक है, 98.6 है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी, मैं नादिया बात कर रही हूँ फुरंगी से। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है, मेरी छोटी सी बेटी है 3 साल की, उनको ना बुखार है, मसलन के दिन में सही रहता है। ठीक। जी जी। रात के टाइम क्या कहते हैं ना हो जाता बुखार, तेज हो जाता। अच्छा, टेम्परेचर आपने चेक किया बच्ची का? जी टीवी जी, का मैंने टेस्ट किया। प्लीज़ आप अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज़। जी, कर दिया। जी, आप बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी 3 साल की, इनको ना बुखार हो जाता है रात के टाइम, दिन में सही रहता है, खा पी रही है ना। ठीक। अच्छा, कितने टाइम से ऐसा हो रहा है? जी, 20 दिन हो गए ये ना, मसलन के वैसे सही रहती है, सारा दिन सही रहती है, रात के टाइम ना हल्की सी हरारत हो जाती है बुखार में। ठीक है, साथ में कोई और अलामात हैं बच्ची को नज़ले के हवाले से या कोई और खांसी? नहीं, नज़ला वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर आपने थर्मामीटर से खुद चेक किया, कितना टेम्परेचर आता है? नहीं, मैंने चेक तो नहीं करा, वैसे देखिए अब हरारत होती है। अब देखें, यही मैं बात कह रहा हूँ, और यही वजह से इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है। आप ज़रा इस चीज़ को प्लीज़ रियलाइज़ करें कि आपने टेम्परेचर थर्मामीटर से चेक करना है। अच्छा, छोटे बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें अमूमन जो है वो हम थर्मामीटर, ख़ास तौर पे जो हमारा नॉर्मल थर्मामीटर जो कि ग्लास बेस्ड होता है, उसको हम मुंह में नहीं रखते, वो इस डर से कि बच्चे उसको बाइट ना कर जाएं।
तो आप एक्जिला के अंदर यानी बगल के नीचे अंदर जो है उसके जो बल्ब एरिया है उसको दबा के आप कम से कम 1.5 मिनट रखिए, और 1.5 मिनट के बाद उसका जो मार्क आ रहा होता है उस मार्क को चेक करें। अगर तो फॉर एग्जांपल उसमें एक नॉर्मल मार्क मेंशन होता है हर थर्मोमीटर में, उसको अगर क्रॉस कर रहा है तो फिर वो वैल्यू इसका मतलब है कि हायर साइड पे आ रही है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले कंफर्म ज़रूर करें, क्योंकि आपने जैसे अभी कहा कि अगर 20 दिन की अगर आप किसी को भी इस तरह हिस्ट्री बताएंगी फॉर एग्जांपल, तो हमारे जहन में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या वजूहत हो सकती हैं, खुदा न खास्ता चेस्ट इन्फेक्शन है, कोई वायरल है या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेकिन जब तक कंफर्म नहीं होगा कि आया फीवर है भी या नहीं, सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि जिस्म पे हाथ लगाया और आपको थोड़ा गर्म महसूस हुआ, इट डजंट मीन कि उसको टेम्परेचर है। तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रा कंफर्म करें, और उसके बाद अगर आपका कोई कंसर्न है आप मुझे प्रोग्राम में 12 से 1 के दरमियान आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और कॉलर यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कदीर अहमद रावलपिंडी से। सॉरी, कदीर अहमद रावलपिंडी से बात कर रहे हैं। जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि टाइफाइड बुखार हो जाता है 12 साल बाद, ठीक है, कमज़ोरी इतनी हो जाती है और बुखार मसा गर्म होता है और कमज़ोरी इतनी है कि मतलब चक्कर आते हैं। मुझे इतनी कमज़ोरी हो गई है। जैसे आपकी उम्र कितनी है कदीर साहब? मेरी उम्र 60 साल है। 60 साल है। अच्छा, आपने बुखार चेक किया, कितना बुखार है आपको? बुखार किसी वक्त 100 हो जाता है, किसी में 99 हो जाता है, किसी वक्त बस ये 100 से कम ही रहता है। बस 100 से कम ही रहता है? हाँ जी। अच्छा, ये पूरे दिन में कितने वक्फे से चढ़ता है? आपने इसके लिए मेडिसिन भी इस्तेमाल की, पैरासिटामोल? जी, मैं टाइफाइड हो जाए पेट वाली दवाई खा रहा हूँ, मतलब उससे फर्क मुझे पड़ जाता है जी। लेकिन आज के और ये बुखार आपको कितने अरसे से हो रहा है, कितने दिन हो गए इसको? ये बुखार काफी दिन हो गए, मतलब 5 दिन 7 दिन हफ्ता? नहीं, ज्यादा हो गया। अच्छा, 2 महीने से 2 महीने से आपको बुखार? आपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया? किया है, उन्होंने दवाई से दी है, लेकिन दवाई खाने से भी कोई फर्क पड़, ताकत नहीं आ रही बोलने में। मुझे अब ये हफ्ता पूरा हो गया, 8 से आज 12 14 दिन ये बोलने ये है, मैं बोलने में कैसे महसूस कर रही है, तकलीफ होती है, देख रहे? ठीक है, बोलो मैं, है ना जी। देखें, बात ये है कि अगर बुखार उतरा, आपने इसके बाद यानी अब चेक किया टेम्परेचर, लास्टली भी आप कह रहे हैं कि 100 तक आता है अभी भी टेम्परेचर आपका? किसी 1 पॉइंट भी हो जाता है ना, किसी वक्त 1 पॉइंट भी हो जाता है, 2 पॉइंट भी हो जाता है, यानी रह रहा ऊपर है, नॉर्मल से ऊपर है टेम्परेचर? हाँ, ठीक हो गया। कमजोरी इतनी है ना, तो ये बोलने में मुझे तकलीफ होती है। अच्छा, ठीक है। तकरीबन सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। मैं इतना बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। ठीक है कदीर साहब, मैं चाहूँगा आप प्रोग्राम के बाद 12 से 1 के दरमियान मुझे कॉल कीजिएगा, तो हो सकता है कि थोड़ी सी डिटेल्स है और आपसे लेनी होंगी, और अगर आप बेहतर होगा कि आप वैसे करीबी डॉक्टरों को दिखाएं। इनकेस अगर नहीं दिखा पा रहे हैं तो इस सूरत में 1-2 टेस्ट भी मैं रिकमेंड करूंगा, फिर मैं आपको एडवाइस कर सकूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं अवैस बात करूँ पेशावर से। जी, क्या सवाल है आपका? जी, ये मैं पूछना चाहूँगा कि कोविड-19 में चखने की हिस्स चली जाती है और सूंघने की हिस्स भी। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा होता है ओवैस के कुछ, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर ये देखा गया है कि जो शुरू के सिम्टम्स हैं उसमें आपकी सेंस ऑफ स्मेल या तो चली जाती है या चेंज हो जाती है। आप ऐसा फील करते हैं कि जैसा आपने कभी इस तरीके का कभी कोई स्मेल नहीं किया हो। एनवायरमेंटल इवन आपको स्मेल जो है वो फील होती है बहुत ज़्यादा, कभी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। और इसी तरीके से बहुत सारे केसेस में बाद में, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस अब आती चली गई, तो वो जो टिपिकल सिम्टम्स थे कोरोना के, वो अगर देखा जाए तो काफ़ी वेरी भी किया है। और ये भी देखने में आया कि डिसटेस्ट यानी टेस्ट ज़बान का जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाएगा, और आपको कोई चीज़ जो है, जैसे बुखार में होता है कि खाने पीने की चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, इस तरह का एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। ये सिम्टम हो सकते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं। अगर ऐसा है तो खुदा ना खास्ता फिर ऐसी सूरत में टेस्ट ज़रूर करवा लें। जी, मज़ीद इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और हमारे साथ रहिए, देखते रहिए। मज़ीद जो है आपके इसी हवाले से आपको आगाही फराहम करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बुखार के बारे में और डॉक्टर साहब से मैं ये अब सवाल करना चाहूँगी कि बुखार अगर बच्चों में होता है और अगर ज़्यादा हो जाए तो इस सूरत में बुखार को कैसे उतारा जाए? क्या मेडिकेशंस बच्चों के लिए ठीक होते हैं? जी देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि घर में जब बच्चे हर घर में ऑलमोस्ट मौजूद होते हैं और जब टेम्परेचर 103 104 थर्मोमीटर पे देखने में आता है, मैं बात कर रहा हूँ थर्मोमीटर की, तो जब टेम्परेचर इस तरह का हाई राइज हुआ हो तो डेफिनेटली वालिदैन के अंदर ख़ासतौर पे एक टेंशन हो जाती है कि अब कैसे उतारा जाए। नॉर्मली जो हमारी दर्द दूर करने की जो मेडिसिन हैं सिरप फॉर्म के अंदर हैं, पैरास्टामोल के सिरप्स भी आते हैं। जब पैरास्टामोल का हम वर्ड यूज़ करते हैं, ये जेनेरिक नेम है, यानी एसिटामिनोफेन। तो पैरास्टामोल सिरप्स जो हैं घर में यूज़ किए जाते हैं। थोड़े से बड़े बच्चे हैं जो कि 8 साल 7 साल से ऊपर के हैं तो उनमें फिर हम टैबलेट्स भी देते हैं। अब पॉइंट ये है कि किस वक्त मेडिसिन देनी चाहिए और किस वक्त मेडिसिन भले चाहे बुखार हो रहा और नहीं देनी चाहिए। सही। ये बात थोड़ा सा जहन में रख लें। होता क्या है कि जब 102 टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर आ रहा हो, यानी 102.5, 2.25, 2.5 या 3 या इससे ज़्यादा, तो ऐसी सूरत में कोई भी मेडिसिन यानी चाहे वो सिरप फॉर्म में हो या टैबलेट फॉर्म में हो नहीं देनी चाहिए। ऐसी सूरत में जब 102 से क्रॉस कर जाए फीवर, तो ऐसी सूरत में सिर्फ आपने कोल्ड स्पंजिंग करके फीवर को उतारना होता है। ठीक है। और डॉक्टर साहब कितने साल की उम्र, मतलब कितने साल के बच्चे हों जिनको मेडिकेशंस में यूज़ करनी चाहिए? देखिए मेडिसिन तो देखिए पलवशा, मेडिसिन तो यूज़ की ही जाती हैं। ठीक है। चाहे वो 1 महीने का बच्चा हो या 1 दिन का बच्चा, अगर फीवर है तो दी जाएगी पैरास्टामोल। ठीक है। ठीक है, क्योंकि फीवर एंटीपायरेटिक ड्रग है। लेकिन पॉइंट ये है कि किस डोज में एक तो दी जाए, और दूसरा ये है कि मैंने जैसे कहा कि अमूमन होता क्या है कि ये एक कंफ्यूजन भी है लोगों में कि 102 से जब ऊपर फीवर जाता है तो अमूमन उस पर वो ज़्यादा भी दे जाते हैं बाद में कि जी 1 चमचा फॉर एग्जांपल या 5 ml देना था, तो उन्होंने कहा अच्छा इसको 7.5 ml यानी 1.5 चमचा दे दिया जाए। ये चीज़ गलत है, इंतहाई नुकसानदेह है। ऐसी सूरत में फीवर बाज़ औक़ात जिसे रिबाउंड हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं, यानी फीवर मज़ीद और बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसी सूरत में जब तक 102 से अगर ऊपर टेम्परेचर है, सिर्फ कोल्ड स्पंजिंग से 102 या उससे नीचे लेके आना चाहिए, उतारें, और उसके बाद फिर चाहे वो सिरप हो या टैबलेट हो उसका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो, शायद जो है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। देखिए फीवर के मैं वही कहूँगा कि जब अच्छा अब पॉइंट ये है कि कैसे उतारा जाए। जब हम स्पंजिंग्स की बात करते हैं, कई जगहों पे मैंने देखा भी है प्रैक्टिकल लोगों को बाकायदा वो इतना ज़्यादा कपड़ा माथे पे और पूरे जिस्म पे हर जगह फेरते हैं, वो पानी बह रहा है और बिस्तर गीला हो गया। स्पंजिंग जो है, कोल्ड स्पंजिंग जब आप कहते हैं, उसका तरीक़ाकार ज़रा समझ लें। कोई भी कॉटन का, चाहे वो टॉवल हो या कोई भी कॉटन क्लॉथ दरमियाने साइज़ का, वो लेकर थोड़े से पानी में, टैप वाटर में, सिंपल ठंडा पानी ज़रूरी नहीं है, टैप वाटर के अंदर उसको आपने पानी में डालें। उसके बाद उसको अच्छे से निचोड़ लें। निचोड़ने का मतलब उसके बाद उसमें यानी बूंदें टपक नहीं रही, सिर्फ निचोड़ लें, और उसके बाद माथे पर ऐसे यूँ फेरा और सिर्फ एक दफ़ा फेर के हटा लें, जैसे एक बहुत बारीक सी पानी की फिल्म बना दी माथे पर। इसी तरीके से नेक के ऊपर, बैक ऑफ द नेक के ऊपर, एक्सिलरी एरिया के ऊपर यानी बगल के साइड पे बच्चों में या बड़ों में भी इवन ये चीज़ रखी जा सकती है। अच्छा, कोशिश करें कि पेट पे और सीने पे ना फेरें, क्योंकि यहाँ मसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वो अगर गर्म ठंडा बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेरिएशन आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फिर पेन हो सकता है, स्पैस्टिक पेन हो सकते हैं नेक की साइड पे, ताकि ब्रेन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा राइज ना करे, कूलिंग होती रहे। होता क्या है कि जब आप हल्का सा लेयर फेरते हैं तो ऐसी सूरत में क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, वो वेपराइज हो जाता है फ़ौरन। तो वो जो वेपराइजेशन है, वो जो उड़ना है, भाप बन के पानी का उड़ना है, समझे वही टेम्परेचर जो है वो लोअर डाउन कर रहा होता है। सही। डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं मोहम्मद असगर इसराफिल बात कर रहा हूँ, कराची से। जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हाई ग्रेड फीवर होता है, जी, तो अमूमन डॉक्टर उसमें नापा यूज करते हैं। आवाज़ आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, काइंडली दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें। मैं ये कह रहा हूँ कि हाई ग्रेड फीवर में बच्चों को जी डॉक्टर नापा यूज करते हैं। ठीक है। तो उसके हवाले से मैं कह रहा था कि वो कितने फीवर में यूज करना चाहिए। अच्छा देखें, ठीक है, देखिए सपोजिटरीज जब हम यूज़ की जाती हैं बाद वक्त फीवर में, उसका पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है एब्जॉर्प्शन क्विक करना। अच्छा, होता क्या है कि जब हम ओरली कोई भी मेडिसिन देते हैं तो पहले वो स्टमक में जाएगी, स्टमक के बाद फिर वो
छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगी, उसके बाद फिर मेडिसिन एब्जॉर्ब होगी। तो उसमें थोड़ा सा टाइम फैक्टर आता है, जहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि और अगर क्योंकि जो भी बुखार उतारने की अद्वियात हैं या दर्द दूर करने की अद्वियात हैं, इनका एक्शन मोरलेस एक ही है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स कहलाते हैं। तो होता क्या है कि बच्चों में गैस्ट्राइटिस कॉमन होता है, वो बहुत ज़्यादा फिर बाद में एसिडिटी प्रोड्यूस करता है और वॉमिटिंग भी हो सकती है। जब हम सपोजिटरीज़ की बात करते हैं तो क्योंकि एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, रेक्टल एब्जॉर्प्शन जो आपकी है वहाँ उसमें एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए फौरी तौर पे जो है वो सपोजिटरी रखी जाती है ताकि फ़ीवर को रिड्यूस किया जा सके। अच्छा, ये स्पेसिफिक केस के अंदर ज़रूरी नहीं, अच्छा इसमें भी उसमें भी करते हैं कि जहाँ बच्चों को आप नहीं दे पा रहे हैं, ओरली नहीं बच्चा टॉलरेट कर पा रहा है, तो ऐसी सूरत में भी सपोजिटरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका कोई वो डिमार्केशन नहीं है कि ये एक यानी आप 100-200 ऊपर जाएगा या 100-300 ऊपर जाएगा तो आप सपोजिटरी रखेंगे या 100 होगा, नहीं। ये डिपेंड करता है कि अगर ओरल टॉलरेशन आप देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल है या ओरल अभी बच्चे की इस पोजीशन नहीं है कि उसको कोई चीज़ पिलाई जाए, या तो ऐसी सूरत में फिर जो हम प्रेफर करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है कि मैक्सिमम रेंज जो है वो फीवर की क्या होनी चाहिए? जब आपको मेडिकेशन आप यूज़ करें तो मैक्सिमम रेंज क्या होनी चाहिए? देखिए, मेडिसिन की आप रेंज की बात करेंगे, देखिए मेडिसिन एक इसकी कोई मैक्सिमम या मिनिमम का हिसाब नहीं होता, बॉडी वेट के हिसाब से अमूमन। नहीं, एक्चुअली मेरा सवाल आपसे ये था कि फीवर मैक्सिमम कितना टेम्परेचर होना चाहिए जिसपे आप। देखिए, जब देखते हैं कि 98.4 टू 98.6 ये जो एक नॉर्मल रेंज है, इससे अगर ऊपर जा रहा है यानी 99 भी हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में तरीका ये है, मतलब मैं एडवाइस अमूमन क्लिनिक पे करता हूँ या वैसे ही मैं पेशेंट्स को जब कहता हूँ, पहले तो ये है कि फौरी तौर पे एकदम से आप पैरास्टामोल पे ना आए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा, खास तौर पे बच्चों के हवाले से। याद रखिए कि जब कभी भी फीवर 102 या 103 या इससे ज़्यादा भी होता है, अगर आप एम्पल ऑफ वाटर यानी अच्छी मिकदार में बच्चे को पानी पिला रहे हैं, इवन बड़ों के लिए भी यही है कि अगर वो अच्छी मिकदार में पानी पी रहे हैं तो लेट द फीवर डू, वो होता रहे, कोई मसला नहीं है, इसमें परेशान नहीं हो। क्योंकि आपका क्योंकि होता क्या है कि फीवर के अंदर जो ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आती है वो आती है डिहाइड्रेशन की, आपको पता भी नहीं चल रहा होता और आपकी बॉडी से जो है पानी वाटर लॉस हो रहा होता है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की सूरत में बुखार खुद ही जो है, समझे एक स्पंजिंग अभी मैंने आपको बताई कि इस तरह हो रही है, और एक जो है वो स्पंजिंग इस तरह हो रही है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छी होती है और वेपराइजेशन बहुत अच्छी होगी, तो फीवर लोअर डाउन होगा। लेकिन ये है कि 99 से अबव अगर हो रहा है तो ऐसी सूरत में आप मेडिसिन का सहारा लेते हैं, फिर वो चाहे 100 हो या 101 हो, इसमें कोई बहुत स्लैब वाइज नहीं होता कि 100 से 100 के दरमियान कोई मेडिसिन का डोज डिफरेंट होगा, वो हम एक जैसे ही रखते हैं। लेकिन हाँ, बच्चा हो या बड़ा हो, उसके बॉडी वेट के हिसाब से या तो आप जो है मेंशन होता है, रिकमेंडेड होता है कि इस एज से लेके इस एज तक में इतना ml देना है। ये मैं ml पे भी हवाले से चाहूँगा पलवशा में बात करूँ, अगर कोई कॉलर नहीं है तो। जी सर, बिल्कुल आप करें। एक ये जो ml का मसला आता है कि अमूमन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब उसको पढ़ते हैं, या तो टी स्पूनफुल समझ लें कि टी स्पून जब लिखा हुआ होता है, तो हम जो घर में चाय का चमचा इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली उसकी जो नॉर्मल जो हमारे स्टेनलेस स्टील के छोटे चमचे होते हैं जो शुगर के लिए कहलाते हैं, इनकी जो क्वांटिटी इसमें आती है वो 4 ml आती है। सही। बहुत ज़्यादा अगर कोई डेप्थ में होता है तो 4.5 ml नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखें। अब बहुत छोटे बच्चों में बेहतर ही होता है कि आपने सिरिंज रखी हुई है, एक नॉर्मल 5 cc की सिरिंज ले लें। अब अगर उसमें 5 ml है या आप 10 cc की सिरिंज रख लें, 5 ml उसमें आपने फिल किया और बच्चे को दे दिया, अगर बहुत एक्यूरेसी पे। वरना उसका मेजरिंग कप जो है या मेजरिंग स्पून जो है वो सिरप्स में मौजूद होता है, उसको बहुत अच्छे से रीड किया करें। बहुत दफ़ा ये कन्फ्यूजन में पेरेंट्स जो हैं वो गलती कर जाते हैं कि 5 की जगह 10 ml दे दिया या अंडर डोजिंग कर दी कि 5 की जगह 2.5 ml। सही, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये मेरा सवाल आपसे ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत अर्जेंटली बंदा नहीं कहीं जा पाता और वो अर्जेंटली वो ये चाहता है कि वो बस फीवर से निजात उसको मिले, तो आप इसके लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो आप बताना चाहेंगे? बेसिकली मैं कोशिश होती है पलवशा के हम प्रोग्राम में मेडिसिन का नाम नहीं लेता, लेकिन क्योंकि पैरास्टामोल OTC प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर इसकी सेल है, तो ये अमूमन हर घर में मतलब अमूमन मौजूद भी होती है, तो ये मेडिसिन की हद तक तो ठीक है। लेकिन बात सिर्फ फीवर की नहीं कि फीवर की कॉज ख़त्म करनी है। फीवर हुआ क्यों, चाहे वो वायरल था तो वायरल का क्या अमूमन ड्यूरेशन होता है। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ और कंसेप्ट भी है फीवर के हवाले से बताऊंगा
कि लोगों के जहन में ये आता है कि जी 5 से 6 दिन हो गए, वायरल फीवर था अगर था, जैसे अमूमन लोग जो कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ है उसमें भी, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि 5-6 दिन हो गए थे, अब वायरल था तो सही हो जाना चाहिए था, ये बैक्टीरियल है, ऐसा भी होता है। देखिए बाज़ औक़ात 8-10 दिन 12 दिन तक या 14 दिन तक का भी वायरल होता है जिसकी वजह से फीवर हो रहा होता है। ठीक है। तो कई दफ़ा तो ये है कि हम कोशिश करते हैं, अगर कोई और को रिलेटेड सिम्टम्स नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जब भी आप डॉक्टर से रुजू करते हैं कि वो ये देगा, अगर फ़र्ज़ करें खांसी हो रही है शदीद, चेस्ट कंजेशन है, मोशन बहुत शदीद हो गए या एब्डोमिनल कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं और फिर फीवर हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर उसमें हम एकदम से वायरल के साथ साथ हमें फ़ौरन जो है इसकी कॉज मालूम करनी होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सलाम जी, मैं तनवीर अजीज बात कर रहा हूँ मलेशिया कोलालमपुर से। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी जी। ये मेरे को कुछ अरसे से मेरी वालदा की वफात के बाद जरा थोड़ा सा ना डिप्रेशन का मामला हुआ है, और मतलब है कि तबीयत में चिड़चिड़ापन और मतलब है कि एंग्जाइटी टाइप की हुई है, तो उसके लिए मेरे को डॉक्टर साहब से एडवाइस मशवरा करता हूँ। अच्छा, आपकी एज कितनी है तनवीर साहब? मेरी जी 51 है जी। 51 एज है। अच्छा, आप जो है साथ में ब्लड प्रेशर या शुगर की प्रॉब्लम तो आपको नहीं है? नहीं 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 नहीं। दैट्स फाइन, दैट्स गुड। अच्छा देखें, कुछ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो होता है, जैसे अभी आपने कहा जो मिसहैप है इसका तो कोई नेमो बदल नहीं है, तो वो आप जो तकलीफ है या उसका जो इफेक्ट्स है वो डेफिनेटली आप जी जी साइकोलॉजिकल वालदा की वफात के बाद हुआ है, और कुछ ये हालात की वजह से भी जरा डिप्रेशन है, रोजगार का जो मामला हुआ है। जी जी। अच्छा देखिए, मैं चाहूँगा इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का सहारा ले लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर इनसे छुटकारा हासिल करना अच्छा खासा मुश्किल होता है। मैं बहुत फ्रेश सीरियसली बताऊँ, कोशिश ये करनी होगी कि आप, वो कहते हैं ना कि एस्केप आउट्स हमें खुद निकालने पड़ते हैं, कि आपको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, किसी चाहे स्पोर्ट्स हो या एक ऐसी चीज़ जिसमें आउटिंग आप कर सकें और माइंड चेंज कर सकें। बज़ाहिर ये है कि अच्छा, एंग्जाइटिक मेडिसिन्स की अगर मैं बात करूं जो कि थोड़ी तौर पे वक्ती सुकून पहुंचा देती हैं, उसमें भी यही इशू आता है कि एक टाइम के बाद फिर आप उसके यूज्ड टू हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा तो यही होगा कि आप कोशिश करके, वैसे तो डॉक्टर से आप डेफिनेटली वहाँ रुजू कर सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पर भी, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर, ठीक है, जबकि आपको खुद पता हो। अमूमन याद रखें कि जब कभी भी कोई डिप्रेशन का पेशेंट को खुद पता हो कि मुझे इस वजह से डिप्रेशन है, तो ऐसी सूरत में एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स वैसे ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास उसका रीज़न मौजूद होता है। अमूमन हम वहाँ पर एडवाइस करते हैं जब पेशेंट्स को खुद कोई नोन रीज़न नहीं होता उसके पास और वो डिप्रेसिव मूड में होता है, वहाँ पर फिर हम एडवाइस करते हैं कि इसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दी जाए। ठीक है ना? तो आप फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव करें। माशाल्लाह अभी आप कोई ऐसी एज नहीं है, मतलब मैं कहूँ हमारे आप में एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रखें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जिस्म में दर्द जो है वो बुखार में क्यों होता है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ओपीडी ऑनलाइन, और हम लोग डिस्कस जो कर रहे थे वो बुखार के बारे में जो है प्रॉब्लम्स हैं। मैं डॉक्टर साहब से एक बार फिर से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि बुखार के साथ जो है वो एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं? अच्छा देखिए, बुखार क्योंकि ख़ुद एक सिम्टम की तरह है और जिसमें ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा, जो अभी हमने बात की, लेकिन साथ साथ जब भी बुखार होता है तो या तो देखिए ना उसकी कोई कॉज है अंडरलाइन, या तो वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल हो गया है। अच्छा, इसके साथ साथ बात ये भी होता है कि थकावट से भी कहते हैं कि जी बुखार होता है, ये एक आम कंसेप्ट है। बिल्कुल इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्री करना भी नहीं चाहिए, मतलब ये कुछ जगहों पर मेंशन है, कुछ आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है कि जी ओवर एक्सर्शन अचानक से अगर हो जाए, जो कि आप रूटीनली प्रैक्टिस में ना हो, तो इसमें बॉडी क्योंकि थोड़ा सा आपकी कहते हैं कि वो थक जाती है, एग्जॉस्ट होती है, उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन अमूमन ऐसा कम है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर जो है वो फीवर ऐसे नहीं हो रहा होता। एक चीज़ साथ में, अगर जब भी फीवर होगा, देखिए इसका मतलब जो जैसे कहा कि अंडरलाइन कॉज है, कोई वजह है, तो उसकी वजह से आप में जिस्म में थकावट का एहसास होना, जिस्म में दर्द होना,
जॉइंट में पेन होने ज़्यादा लग जाता है, कुछ लोगों को सर में दर्द एसोसिएटेडली यानी फ़ीवर के साथ बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को जो है वो मसल्स में यानी गोश्त के अंदर जो है हर जिस्म का कहते हैं ना एक एक हिस्सा जो है दुख रहा है, ये फीवर में बहुत ज़्यादा कॉमन है। बच्चों में भी होता है, बड़ों में। अमूमन बहुत छोटे बच्चे वो नहीं बता पाते, लेकिन बाज़ वक़्त उनमें भी पेन डेफिनेटली हो रहा होता है। तो एक तो ये एसोसिएटेड सिम्टम्स। उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि वायरल फीवर में और बैक्टीरियल में थोड़ा सा एक वैसे तो बहुत ज़्यादा क्लियर का डिमार्फिकेशन नहीं होता, लेकिन जो स्टडीज़ की गई और देखा गया कि वायरल जब फीवर होता है तो फीवर वक्त के साथ यानी जो भी दिन आ रहा है उसके बाद उसमें उसके गैप में यानी अगर 4 घंटे पे चल रहा था तो अब 5 या 6 घंटे पे आ जाएगा या 8 घंटे पे, और यानी और जो स्पाइक वो ले रहा था, फ़र्ज़ करें 103 104 जा रहा था, उसके बाद वो रिड्यूस होने लगता है वक्त के साथ। सही। लेकिन अगर यही चीज़ प्रोग्रेस करने जाए यानी 3 दिन पहले 3 दिन जो फीवर रहा वो 102 103 102 रहा, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ के 103 चला गया, और जो जो दिन गुजर रहे हैं टेम्परेचर मज़ीद यानी राइज़ कर रहा है इम्प्रूव होने के बजाय, तो ऐसी सूरत में ज़्यादा चांसेस अमूमन बैक्टीरियल के होते हैं। इसको रूल आउट करने की ज़रूरत है, टेस्ट की मदद से भी किया जाता है। सही। डॉक्टर साहब, ये अक्सर कहा जाता है कि अमूमन बुखार में जो है नहला दिया जाए, तो इस हिसाब से आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जैसे उतारने की अच्छा ही बात की आपने कि उतारने के हवाले से बात करते हैं कि फ़ीवर जैसे मैंने कहा कि 102 से ऊपर जब जा रहा हो तो उस वक्त कोई मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन्स उस वक्त जो है आपको सिर्फ स्पंजिंग के थ्रू, या जैसे अभी आपने कहा कि कुछ बुक्स ये कहती हैं, कुछ जगहों पे ये मेंशन है कि जी आप प्रॉपर्ली पूरा बाथ दे दिया जाए, नहला दिया जाए, ठंडे बहुत ठंडे पानी से नहीं, नॉर्मल टैप वाटर से। तो अगर ये उस सूरत में कि जब 104 से क्रॉस कर रहा हो फीवर अमूमन, या नहीं उतर रहा नॉर्मल स्पंजिंग से, तो आप बाकायदा पूरा नहला भी सकते हैं, एक चीज़। और दूसरा एक मिथ ये भी है, मिथ कहूँ कि हमने अपने बचपन में ये देखा कि हमारे जब हमें फ़ीवर हुआ तो हमारे वालिदैन ने हमें और ब्लैंकेट उड़ा दिया गया, और चाहे वो लिहाफ हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ जो है, और उसके बाद बिल्कुल लपेट दिया गया, हम एक्सेसिव स्वेटिंग हुई और उसके बाद जो है फीवर लोअर डाउन हुआ। तो मेथड में बाद में जो स्टडीज़ की गई देखा गया कि कुछ जगहों पे तो ये इफेक्टिव होता है लेकिन हर जगह नहीं, और बाद में इसके नुकसान भी होते हैं कि अब जब आपको लपेटा जाता है या बांध लिया होता है तो इसका मतलब बॉडी टेम्परेचर आप मज़ीद रेस कर रहे होते हैं। सही। तो ऐसी सूरत में इसको अवॉइड करें, कोशिश करें कि स्पंजिंग की जाए और या तो बाथ दे दिया जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। या इवन टब में भी बार बार लिटा दिया जाता है, जो इसके टेम्परेचर लोअरिंग टब्स कहलाते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में भी मौजूद होते हैं, उनके अंदर पूरे पेशेंट को लिटा दिया जाता है अगर कांस्टेंट इतना हाई ग्रेड फीवर चल रहा हो। सही। तो सर वो आपने ये वही बात की कि ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर उसका लो नहीं होना चाहिए पानी का, तो अक्सर ये भी देखा गया, आपने थोड़ी देर पहले भी ये बहुत अच्छी बात की थी कि जो है कपड़ा या कॉटन का जो कोई भी कपड़ा गीला करके वो आप माथे पे रख सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग सर ये नहीं बात समझते, डॉक्टर साहब ये बात नहीं समझ पाते अक्सर लोग, वो पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा करके जो है उसकी वो देखिए मैंने जैसे कहा कि अगर ज़्यादा ठंडा पानी से अगर आप स्पंजिंग करेंगे तो इससे एक प्रॉब्लम ये आती है, मसल स्पैज़म होने लगता है। मसल स्पैज़म का मतलब पट्ठों में खिंचाव पैदा हो जाएगा, बच्चों में भी और बड़ों में भी हो सकता है, तो ऐसी सूरत में दर्द होने लग जाएगा जिस्म के अंदर, इसे अवॉइड करना चाहिए। सही जी जी बलबशा, आप कुछ और पूछना चाहेंगी या मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और कंटिन्यू सर आप ही कंटिन्यू करें। अच्छा देखें, इसके साथ साथ जब हमने कोल्ड स्पंजिंग की बात करी और बुखार उतारने के हवाले से बात करें, एक चीज़ और जहन में रखें कि जब पानी का इस्तेमाल, जैसे मैंने कहा कि अच्छा होता क्या है कि डिस्टेस्ट होता है, बुखार जैसे ही 100 से ऊपर जाता है अमूमन मुंह का टेस्ट ख़राब होने लगता है, और जो इवन बड़े भी वाटर इनटेक उल्टा कम कर देते हैं। अब पानी कैसे पिलाया जाए? तो ज़रूरी नहीं है कि पानी की शक्ल में ही जाए, प्योर वाटर फॉर्म में, इसको जूस की शक्ल में भी दे सकते हैं, सूप की शक्ल में भी दिया जा सकता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए है, या आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग जो जूसेस हैं उनका इस्तेमाल ना करें, यखनी लोग पिलाते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, बुखार में रोटी ना देने का भी एक कंसेप्ट है, बुखार में चावल ना देने का भी कंसेप्ट है। देखें रोटी या चावल की कोई मनाही नहीं होती है फीवर के अंदर। होता क्या है कि एक्चुअली थोड़ा सा आपकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ हुई भी होती है, तो आपका जो सिस्टम है वो सारा वीक पड़ा होता है, तो इस वजह से कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ खाई जाए जो कि ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। तो अगर आप रोटी को कहते हैं ना टुकड़े डाल के शोरबे में उसको नरम करके पीसेस दिए जा रहे हैं, चाहे वो दूध में रोटी डाल के दी जा रही हो किसी और चीज़ में, उसको नरम कर दिया जाए, तो ऐसे रोटी देने में कोई हर्ज नहीं है। खाना यानी, और हमारे अमूमन ये भी होता है कि जी बुखार हो गया अब इसको कुछ नहीं देना, जो मर्जी आए थे, एकदम से मरीज़ी खाना जिसे हम टिपिकली कहते हैं कि वो बिल्कुल खिचड़ी पे आ गए
ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइट अच्छी रखें, नॉर्मल रखें, अनलेस एंड अनटिल कोई मैदे में कोई ऐसे सिम्टम्स की वजह से फीवर हुआ हो, मोशंस की वजह से हो, तो वहाँ पे आपका जो है वो डाइटरी चेंज आ जाएगा। सही। लेकिन नॉर्मली जब कहते हैं वो यहाँ पे ये नहीं खिलाओ सीने में कंजेशन हो जाएगा, चावल नहीं देने चाहिए, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, बुखार में कुछ भी खिला सकते हैं और टैप वाटर से अगर आप बात लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, वो अच्छा होगा बुखार के लिए। और आप मज़ीद अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप 12 से 1 बजे के दरमियान जो है डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और कल भी इसी टॉपिक को जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।